जो इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, जो बच्चा खुद से ना हो पाना, ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे जाकर ये और बढ़ेगी। ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ बिल्कुल। IVF। हाँ, पहले क्या होता था कि बहुत आराम से प्रेगनेंसी हो जाती थी, डिलीवरीज हो जाती थी। तो जैसे हम बात करेंगे कि पहले लोग घर में ही बच्चा कर लेते थे, लेकिन अब चीज़ों में बदलाव आ गया है। बॉडी में, एक फीमेल बॉडी में जो अंडे बनने हैं वो कम होते रहेंगे। 30 साल के बाद और कम हो जाते हैं और 35-40 साल के बाद तो बहुत ही कम रह जाते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IVF। ਤੇ IVF ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IVF ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂਪੁਰ ਗਰਗ ਲੂਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪੁਰ ਲੂਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਅਗਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। हाँ जी, मैंने ना MBBS किया है आदेश भटिंडा से, आदेश मेडिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैंने CMC लुधियाना से DGO किया है एंड सेकेंडरी DNB किया है फ्रॉम दिल्ली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। अब प्रेजेंटली मैं सिविल हॉस्पिटल फाजिलका में काम कर रही हूँ एज गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ IVF। हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ IVF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। जी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। पंजाब और ऑल ओवर इंडिया ही हम बात करेंगे कि ये बढ़ ही रहा है आजकल। जो इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं, जो बच्चा खुद से ना हो पाना, ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे जाकर ये और बढ़ेगी अगर हम जो इसका बेसिक है, जो कि क्यों हो रहा है, इस चीज़ को अगर नहीं समझा जाएगा तो ये चीज़ बढ़ने की ही संभावना है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम उसका समस्या का हल कर सकें। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। हाँ ਕਿਉਂਕਿ जी। ਮੈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ बिल्कुल। IVF। हाँ, पहले क्या होता था कि बहुत आराम से प्रेगनेंसी हो जाती थी, डिलीवरीज हो जाती थी। तो जैसे हम बात करेंगे कि पहले लोग घर में ही बच्चा कर लेते थे, लेकिन अब चीज़ों में बदलाव आ गया है। अब क्या हो रहा है कि बच्चा किसी को ठहरने में दिक्कत आ रही है कि शादी को साल हो गया, 2 साल हो गया, कई लोग तो 10-10 साल तक भी घर पे बैठे रहते हैं जिनका बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है उम्र का फैक्टर है एक, कि लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है। पहले हम देखते थे शादियाँ बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी। हाँ जी। 14-15 साल की लड़कियाँ शादी कर लेती थी, 20-22-25 साल तक तो उनके बच्चे हो जाते थे, 3-4-5 बच्चे उनके हो चुके होते बिल्कुल। थे। अब क्या डिफरेंस आ गया है, अब लोग शादी डिले कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम देरी से शादी करें, शादी करने के बाद सोच समझ के बच्चा करें। तो ऐसा करने में क्या हो रहा है ना कि उम्र बढ़ती जा रही है। आजकल जो प्रेगनेंसी की मतलब प्रेग्नेंट फीमेल्स हमारे साथ आती हैं, जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं, वो 30 साल 35 साल इस उम्र की एज ग्रुप में आ गया है। तो जिस वजह से हमारा जो उम्र बढ़ती है तो जो हम बॉडी में, एक फ़ीमेल बॉडी में जो अंडे बनने हैं वो कम होते रहेंगे। तो अगर हम सही उम्र की बात करें बच्चा करने की, वो तो 20 से 25 साल होएगी कि उस वक्त अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं। 25 साल के बाद कम हुए, 30 साल के बाद और कम हो जाते हैं और 35-40 साल के बाद तो बहुत ही कम रह जाते हैं। तो इस वजह ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एज ग्रुप है, जो उम्र है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बच्चा पैदा करने की। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 50-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ कहता कि एज फैक्टर नहीं ही इस हाँ, पे मार बिल्कुल। मारी है पर होने कारण की है। देखो एज फैक्टर से क्या है ना कि अब जो है बच्चा, एक तो हम सबको यही समझाना चाहते हैं कि 30 साल से पहले वो एक बच्चा प्लान कर लें कि अगर एक बच्चा प्लान हो जाएगा फिर अगला बच्चा होना आसान रहेगा। जिसकी शादी लेट होएगी और जो बच्चा लेट करेगा, क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। उम्र के अलावा अगर हम चलें तो लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब पहले इस चीज़ का स्ट्रेस इतना नहीं था, शादी होनी थी, बच्चा हो जाना था। अब क्या है, सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की है जिसका बच्चा नहीं हो रहा, उसको अपने घर से बहुत प्रेशर किया जाता है कि बच्चा करना है, 6 महीने हो गए शादी को, अभी तक बच्चा क्यों नहीं ठहरा। ठीक है, हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स कैसे आते हैं कि एक सास है, वो अपनी नूह को लेकर आएगी कि इसका तो बच्चा ही नहीं हो रहा, 6 महीने हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ उसको। और जब वो नूह अकेली आएगी, वो हमें क्या बताएगी कि मेरे घर वाले तो मुझे धमकी दे रहे हैं, अगर साल में बच्चा नहीं हुआ तो वो मुझे छोड़ देंगे, मेरे को घर से निकाल देंगे। तो अगर उस औरत पे इतना ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस रहेगा तो बच्चा कैसे होगा। ठीक है, स्ट्रेस में उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। उसकी तो अभी शादी हुई है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि बच्चा करना है। उसका हस्बैंड भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, जो उसका साथ नहीं दे रहा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि स्ट्रेस बढ़ गया है। ये हमारा ना एक कंप्लीट लाइफस्टाइल जो है, जो आजकल हम जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले लोग 10 बजे सो जाते थे, 8 बजे खाना खा के 9 बजे चले गए, 10 बजे तक तो सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए। बिल्कुल। आज कौन 10 बजे सोता है? हाँ, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सुबह कौन 5 बजे उठता है? कोई भी नहीं। तो हमारा जो हमारा ब्रेन का साइकिल चलना था वो तो चल ही नहीं रहा ठीक। तो वो जब रिदम ठीक नहीं चलती तो जो फीमेल्स हैं उनको अपने पीरियड से रिलेटेड महीने महीने दिक्कत आने लग जाती है। इस वजह से वो और स्ट्रेस बढ़ेगा, प्रेगनेंसी नहीं होएगी। फिर अब आजकल औरतें भी काम करना चाहती हैं, वो भी कहती हैं कि हमें अपना करियर बनाना है, हमें भी काम करना है, और करते करते वो अपनी प्रेगनेंसी को देरी से डिले करती रहेंगी। तो 30 साल, 32 साल, 35 साल हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अब जो लड़की है वो बाहर काम कर रही है लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ख़त्म नहीं होगी उनकी, तो वो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। और हमारा जो है, पहले आपने कहा कि 50 साल तक भी लोग बच्चे कर लेते थे, कितना अच्छा खाना पीना खाते थे। आजकल कौन ऐसा है जो कुछ भी बाहर का नहीं खाता? कौन? तला हुआ, समोसे हो गए। हमारा पहले ये सब चीज़ें जो खाई जाती थी ना, वो घर पे बनाई जाती थी, अब बाहर से खाई जाती है। पिज़्ज़ाज़ खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं। तो जो ये ओवरऑल हमारा खाने पीने का पैटर्न है वो बहुत बदल गया है। तो अगर किसी को, मतलब हमें ये अगर लोगों को समझाना है कि उनको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो उनको अपना एक हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो करना है। उनको सही उम्र में बच्चा करना है, खाना पीना अपना अच्छा रखना है, फल खाने हैं, तला हुआ बाहर का नहीं खाना है, इतना ज़्यादा नहीं खाना है ना कि उनका बॉडी का पैटर्न ही चेंज हो जाए। भी फूड भी इनके उत्ते बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, फूड भी बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है कि अगर हम डाइट ही अच्छी नहीं लेंगे तो वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। और क्या होता है कि औरतों की बॉडी पे ये इफ़ेक्ट दिख जाता है क्योंकि उनके महीना कभी कम आ गया, कभी देरी से आ गया। ये जो लड़के हैं उनकी बॉडी पे ये इफ़ेक्ट दिखता नहीं है, तो वो छुपा रहता है, वो सामने नहीं आ पाता। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ स्ट्रैस लेवल, कितने मोबाइल भी ये स्ट्रेस लेवल का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर कि आजकल सब सोने से पहले फ़ोन देखते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हम सोने से पहले 2 घंटे फ़ोन चला रहे हैं, अंधेरे में स्क्रीन देख रहे हैं, हमारी आँखों पे, हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़ रहा है। आपको कभी भी वो नींद एक साउंड स्लीप नहीं आएगी, वो नींद आपको ठीक नहीं आएगी, आपका दिमाग का जो रिदम है वो बिगड़ेगा। ये सब फैक्टर्स प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मैम असल दे विच IVF हुंदा की है? हाँ जी बिल्कुल। IVF क्या है, अब किसी का बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, ये तो चलो हमने नॉर्मल बातें करी। किसी को सच में भी कोई बीमारी हो सकती है जिस वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा। तो अब क्या है, अब हम साइंस बहुत एडवांस कर गई, उन्होंने बॉडी का मैकेनिज्म समझा कि कैसे नेचुरली बच्चा हो रहा था, कि सब ठीक था, एक अंडा है, एक स्पर्म है, उससे बच्चा हो रहा है।
अब साइंस ने उस चीज़ को एक टेस्ट ट्यूब में बेबी क्रिएट करने के लिए क्या किया कि लड़की की साइकिल से हमने देखा कि अंडा कब बन रहा है, उस अंडे को टाइमली निकाल के और हस्बैंड से स्पर्म लेकर हमने उसको एक टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बना दिया, उसको फर्टिलाइज करके फिर से उस लेडी की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया और उसको आगे ग्रो करने 9 मंथ्स उसकी बॉडी में ग्रो किया कि। और इसमें क्या है कि ये क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया हमने इसको, क्योंकि बच्चा बाहर टेस्ट ट्यूब में बना, बट बनेगा ये माँ की मतलब पेट में ही 9 महीने निकालेगा, लेकिन जो उसका बनने का तरीका होगा वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ कोई आर्टिफिशियल बच्चेदानी पैदा की जाती है? आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब में हमारा बच्चा बनेगा। लैब में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होंगे वो बच्चा उसको क्रिएट करेंगे, जो एग लेकर और स्पर्म लेकर उसका एक एम्ब्रियो बनेगा, जिसको फर्दर हमने बाहर फर्टिलाइज कर लिया, उसको चेक कर लिया कि वो सारा ठीक चल रहा है और फिर हमने उसको वापस फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया कि उसको वहाँ रख दिया कि अब उसको हमने वो इन्वायरमेंट दे दी और अब वो 9 ਮਹੀਨੇ वहाँ बढ़ सके। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? कॉस्टिंग देखिए क्या है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इसमें ना लैब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने सब कुछ बॉडी के बाहर करना है, तो वो लैब की ही कॉस्टिंग बहुत आ जाएगी। देन फीमेल्स को बहुत इंजेक्शंस लगने हैं, मतलब ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, आप सोचें कि गए हम IVF करा के आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही महीने, साल, 2 साल भी लग जाते हैं लोगों को ये करते करते, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में बच्चा हो जाएगा। अब उनको हमें महीने महीने इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, रोज़ के इंजेक्शंस भी देने पड़ेंगे। तो क्या होता है ना, जो ये कॉस्टिंग वो पूरी बता देते हैं 1 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख का खर्चा है, तो ये कॉस्टिंग क्या होती है कि हमने उनको पूरा जो है सारे इंजेक्शंस मिलेंगे, रोज़ के इंजेक्शंस मिलेंगे, फिर जब वो एग बन जाएगा उसको मॉनिटर करके बाहर निकाला जाएगा, देन स्पर्म को लैब में स्टोर किया जाएगा, फिर दोनों को जो एम्ब्रियो बनेगा, एग बनेगा अंदर, उसको लैब में प्रोसेस करना है। तो ये सब लैब्स की कॉस्टिंग है, और प्लस पेशेंट को जो रोज़ के इंजेक्शंस लगेंगे, तो ये ओवरऑल कॉस्टली है। बट हाँ, कहीं गवर्नमेंट सेंटर्स पे भी मिल रहा है ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे IVF हो रहा है गवर्नमेंट सेंटर्स पे। गवर्नमेंट सेंटर्स? बिल्कुल, गवर्नमेंट सेंटर्स पे भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता उसका बच्चा नहीं हो सकता, वो भी कई गवर्नमेंट स्कीम्स शुरू कर रही हैं जिसके अंडर वो बच्चा कर सकते हैं, ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। हाँ जी बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? तो इसमें क्या है ना कि कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें PCOS है, उन बड़ा ही कॉमन टर्म हो गया है, सबको पता है कि हमें PCOS है। तो ये PCOS है क्या? ये एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसका ये तो फुल फॉर्म हो गया। इसमें क्या है ना कि इनका महीना टाइम से नहीं आ रहा है, देरी देरी से आ रहा है, जो अंडेदानी है उसमें एक की जगह बड़े सारे फॉलिकल्स बन गए हैं, ठीक है? तो उस वजह से उनका महीना जो है वो ठीक नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब क्या है कि जो लोग हैं उनको यही नहीं पता कि कंसीव कब किया जा सकता है। जैसे हमारा महीना है वो 30 दिन का महीना है, उसमें से अगर 30 दिन का उनका साइकिल चल रहा है तो जो अंडा है वो सिर्फ 24 घंटे ज़िंदा रहेगा और वो 16वें दिन ही आएगा। ठीक है, ठीक है। वो आखिरी से 14 दिन कम पे आएगा, यानी कि 30 दिन का साइकिल है तो वो 16वें दिन पे आएगा और वो सिर्फ 24 घंटे जिंदा रहेगा। जो स्पर्म है उसका लाइफ कितना है, वो उसका लाइफ है आपका 72 आवर्स, ठीक है? सिर्फ 72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे उसका लाइफ है। तो अब क्या है, अब वो 72 घंटे और वो 24 घंटे में से भी वो सेम टाइम मैच करना चाहिए। तो लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है कि कब उनको आपस में संबंध रखना है जब उनका प्रेगनेंसी हो सके, क्योंकि ये अब बहुत ही शॉर्ट कर दिया हमने, 30 दिन में कह दिया कि सिर्फ 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में ही प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये चीज़ उनको पता ही नहीं होगी। जिसकी शादी कोई 6 महीने हुए हैं उसको ये चीज़ पता ही नहीं है कि कब कंसीव हो सकता है, कब प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये चीज़ उनको मॉनिटर करके, ये चीज़ मतलब इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी हो कब सकती है। बिल्कुल।
ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ इसी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई इस तरह का भी कारण है? इसमें क्या कारण है, जैसे अब हम पंजाब में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नशे बढ़ गए हैं, तो इसमें जो है हस्बैंड का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हस्बैंड का क्या रोल है। अब हमारे पास जो पेशेंट आएंगे वो अपने हस्बैंड को तो लेकर नहीं आते। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, जैसे हमने पहले कहा कि एक सास आएगी अपनी नूह को लेकर कि इसका बच्चा नहीं हो रहा, हम कहेंगे इनका हस्बैंड का है जी, वो तो नहीं आया। ठीक है, या फिर वो खुद ही कहते हैं वो तो नशे करता है, वो तो नहीं आया। ओके। ठीक है, नहीं तो वो तो काम पे है, वो क्यों आएगा, इलाज तो इसका करना है। ठीक है, तो हमें उनको ये समझाना है कि हस्बैंड का भी इलाज बहुत ज़रूरी है। हम अगर 1 साल तक एक मरीज़ को ट्रीट करे जा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक फ़ीमेल का हम इलाज करे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ही उसके हस्बैंड में थी, तो हम क्या करें। एक स्पर्म काउंट टर्म होता है कि स्पर्म बिल्कुल ठीक है, वो बनावट में ठीक है, वो मोटाइल है, चलने वाला है, मतलब वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसकी काफ़ी रेशोज़ देखते हैं हम जो ठीक होनी चाहिए। और कभी कभार बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शन होती है जो ट्रीट भी की जा सकती है, मगर उस चीज़ के लिए हस्बैंड विलिंग ही नहीं है कि वो अपने आप आना ही नहीं चाहते इलाज कराने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनमें नॉलेज करें कि एक अगर उनको बच्चा करना है उनको भी नशे छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, और नहीं तो एटलीस्ट उनको अपने चेकअप के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जैसे अगर हस्बैंड को दिक्कत हुई तो वाइफ उसका पूरा सपोर्ट करेगी, वो किसी को नहीं बताएगी कि मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, और पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी, सब शांति से उसका इलाज कराएंगे। यही अगर वाइफ में दिक्कत होगी तो उसको वो पूरे फैमिली में पता होगा कि जी बच्चा नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें कोई दिक्कत आ गई है। तो उतना ही सपोर्ट आपको उस फीमेल को भी करना है, उस सपोर्ट से ही उसका स्ट्रेस कम होगा और बच्चा हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ? इसमें भी कुछ हेल्दी स्पर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे स्पर्म्स हेल्दी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे कुछ स्पर्म्स भी हेल्दी हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि कितने हेल्दी स्पर्म्स हैं। भी इनका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए? होना चाहिए, रेगुलर नहीं बट एटलीस्ट जिसका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा उसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि 20% प्रेगनेंसीज इसलिए नहीं हो रही कि हस्बैंड का फैक्टर है। तो हम सिर्फ 80% पे नहीं रह सकते ना, हमें वो 20% भी ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना, देखना। नहीं बिल्कुल मैम। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, हाँ भी इंटीमेट होना है, ਤੁਸੀਂ किस टाइम होना है, ये भी बड़ा बड़ा फैक्टर है। हाँ जी, तो इसमें उनको अपना साइकिल मॉनिटर करना आना चाहिए, और आजकल तो इतना किट्स आ गया है जिसपे हम उस किट में चेक करके देख सकते हैं कि किस दिन अंडा बन रहा है। हम एक किट आती है LH किट के नाम से, उसमें हम सिर्फ एक यूरिन के सैंपल से देख सकते हैं कि कब अंडा बन रहा है। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ है? हाँ, जैसे किसी का 28 दिन का साइकिल है, उसके 14 दिन पे अंडा बनेगा, किसी का 30 दिन का साइकिल है, उसका 16वें दिन पे अंडा बनेगा, किसी का 40 दिन का साइकिल हो सकता है, जैसे PCOS में हमने बात किया। अब एक पेशेंट का साइकिल ही 1.5 महीने में आ रहा है, तो उसको ये पता ही नहीं है कि अंडा किस दिन बन रहा है। तो ऐसी चीज़ों में आपको फिर डॉक्टर का गाइडेंस ज़रूरी होगा देखने के लिए कि कब अंडा बन रहा है, ताकि डॉक्टर आपको गाइड कर सके। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾइल भी चेंज होया ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ भी कोई इफेक्ट ਪਿਆ ਹੈਗਾ इस चीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने अभी बात की कि लाइफ स्टाइल में हमने ये अपना देखना है कि हम सही उम्र का सोचें, स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर, खाना पीना कम करना, और आजकल ओबेसिटी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, मोटापा बढ़ गया है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ऐसे ठहरा हुआ हो गया है, हम बैठे रहते हैं। आजकल काफ़ी लोग काम अपने लैपटॉप्स पे कर रहे हैं कि बस बैठना है, काम जो है आपका हिलने का, एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। बिल्कुल, मतलब लोगों को जिम ज्वाइन करना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए। पहले जिम के बिना भी लोग पतले ही रहते थे क्योंकि लोग काम इतना करते थे, चलते इतना थे। आजकल व्हीकल्स हैं तो लोग ट्रैवलिंग में भी चलना नहीं है, तो किसी भी चीज़ में चलना नहीं है, बहुत ही ठहरा हुआ लाइफ है ना कि हमें बस रुके रहना है, अपना काम करना है। बिल्कुल, तो ये सब चेंजेस तो आ गए हैं जिस वजह से ये बढ़ गया है। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ
ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ये वो उनके जो देखो यहाँ छोटे शहर में मैं ये कहूँगी कि फिर भी कम फैक्टर है एज का, जो उम्र का हमने बात किया, यहाँ फिर भी लोग कम उम्र में बच्चा करने की सोच रहे हैं। जो बड़े शहर है वहाँ उम्र वाला फैक्टर सबसे बड़ा है, क्योंकि लोग शादियाँ ही 30 साल में कर रहे हैं, तो वो उसके बाद वो 1 साल 2 साल गैप चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि अभी हम शादी नहीं हुई, अभी बच्चा नहीं करना, तो वो 33-35 साल की उम्र में सोचेंगे कि हम बच्चा कर लें। अब इस चीज़ में ना एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद लोगों को ना पता हो, आजकल सोशल एग फ्रीजिंग आ गया है। तो सोशल एग फ्रीजिंग क्या है कि अब क्या है, अब एडवांसेस आ गए हैं। देखो नेचुरल से बेटर कुछ नहीं है, इंसान को टाइमली बच्चा कर लेना चाहिए, बट अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो बच्चा करने के लिए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है बच्चा करके। तो उसके लिए अब एक सोशल एग फ्रीजिंग क्या है कि फीमेल जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि कल को मेरी उम्र बढ़ जाएगी, अंडे कम हो जाएंगे, तो वो अपने अंडों को पहले ही लैब में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल लेडीज़ दे विच हाँ, वो क्या है, हमारा जो 20 से 25 साल है या 25 से 30 साल का उम्र है ना, इसमें अंडे बहुत अच्छे बन रहे होंगे। ठीक है। तो उस टाइम पे अंडों को लैब में जाकर स्टोर कराया जा सकता है, ताकि लेटर ऑन जब शादी लेट हुई, बच्चा लेट करना है, तो तब वो अंडों को यूज़ करके, वो अच्छे क्वालिटी के अंडे होंगे, उसको यूज़ करके बच्चा किया जा सकता है। हाँ जी, तो ये मतलब ये काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल, लोग मतलब इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वही बात है कि इसमें पैसे लगेंगे, क्योंकि उसको स्टोर करना है, उसको लैब को मेंटेन करना है, तो ये सब कॉस्टली तो ज़रूर हो गया है, बट ये एक मतलब सुविधा है जो जिसको बच्चा नहीं करना, देरी से करना है, उस चीज़ के लिए। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਮ? बिल्कुल अवेलेबल है, हाँ जी। ठीक है। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? क्या है कि एक औरत के अंडे जो हैं वो धीरे धीरे समय के साथ कम होने हैं, इसीलिए 50 साल में मेनोपॉज आना है। बिल्कुल। इसीलिए हमें उनकी साइकिल को समझना है। जो मेल्स हैं, जो जेंट्स हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि कम हो जाएंगे। ये हो सकता है कि क्वालिटी ख़राब हो जाए, कि उम्र के साथ उनको कोई बीमारी लग गई या ये नशों की वजह से हो गए, लेकिन इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि उनको पहले स्टोर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो भी डिले है तो उनको अपने टेस्ट में पता तो होना चाहिए कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? नहीं, अब डिपेंड करता है कि क्या दिक्कतें हैं। जिसका काउंट ही नहीं है, स्पर्म काउंट ही नहीं है, वो कैसे ठीक होगा, या किसी का उसका स्ट्रक्चर के बिल्कुल 1-2% भी ठीक ही नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। इसमें क्या है, अगर कोई बहुत ज़्यादा अंडे में है या स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो आजकल डोनर एग और डोनर स्पर्म आ गए हैं। तो जो IVF कराने जाते हैं वो उसमें अगर किसी का नहीं है तो वो डोनर एग या डोनर स्पर्म से भी बच्चा हो सकता है, या कभी कभार स्पर्म को डोनर लिया जाता है। अगर एग ठीक है फीमेल का तो डोनर स्पर्म लेकर कर दिया, या अगर स्पर्म ठीक है और एग ठीक नहीं है तो डोनर ले लिया। तो इस तरह से भी बच्चा किया जा सकता है। ठीक है मैम, मैं तो डोनर की गल की है ना भी, डोनर की भी कोई कॉस्ट आती हैगी इस चीज़ के ऊपर? कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग इस सारे चीज़ों की ज़्यादा ही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, लेकिन देन अगेन मैं कहूँगी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेंटर्स पे नहीं हो रहा। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ देना चाहिए? नहीं, आपको मुझे नहीं लगता कि अगर आप सही उम्र में शादी कर रहे हैं, देखो पंजाब में फिर भी शादी में हम कहेंगे कि 25 साल तक शादी कर रहे हैं लोग, हाँ जी, ठीक है, तो उनको शादी से पहले इस चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेगनेंसी, अगर शादी के बाद भी साल हो गया, हम इनफर्टिलिटी कब कहते हैं? जब 1 साल तक आप ट्राई कर रहे हो और बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि एक बार IVF कराने चले जाते हो या इन सेंटर्स पे चले जाते हो ना, तो एक दिमाग में और स्ट्रेस ऐड ऑन हो जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज चल रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि आपने नेचुरली ट्राई करना है। तो अगर हम इस चीज़ को, हम उस पेशेंट को इनफर्टाइल यानी कि बच्चा नहीं हो पा रहा कहते ही तब हैं जब 1 साल हो गया और बच्चा नहीं हो रहा।
हाँ जी। कि हम कहते हैं अगर हम एक साइकिल की बात करें ना, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि सिर्फ 24 घंटे अंडा रहेगा, 72 घंटे स्पर्म रहेगा, तो कितना ही % चांस होगा कि बच्चा हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको 1 साल तक इंसान कोशिश कर रहा है और फिर भी नहीं हो रहा, तब उसको इलाज की ज़रूरत है, तब उसको डॉक्टर पास चले जाना चाहिए, आगे इलाज कराना चाहिए। और दूसरा, लोगों को आजकल ये पता होना चाहिए कि ये सुविधा है, इसका इलाज हो सकता है, तो इस चीज़ पे इतना स्ट्रेस ना करें कि क्यों नहीं हो रहा बच्चा, वो सीधा डॉक्टर पास जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। मतलब मेडिकल साइंस ने इतनी को तरक्की कर ली है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता ਹੋ है। ਸਕਦਾ ਹੈ। राइट। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਜੇ IUI, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ IUI ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? IUI है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो IVF जो है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाया, IUI में हमने क्या किया कि सिर्फ स्पर्म को जो फीमेल की बॉडी में ही इंजेक्ट कर दिया। ठीक है। इंट्रायूट्राइन मतलब जो बच्चेदानी है उसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करना, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर दिया हमने। स्पर्म को जब देखा, जब हमने कहा 24 घंटे अंडा बनना था, ठीक है। हमने उस 24 घंटे की विंडो में हाँ जी। जो स्पर्म है उसको अंदर इंजेक्शन से डाल दिया बच्चेदानी के अंदर। मतलब एक स्पर्म ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ जी, ਤੇ उसको लैब में स्टोर करके हमने उसको इंजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। जो हम कह रहे थे कि नॉर्मली सिर्फ 30% चांस है कि 3 महीने बाद प्रेगनेंसी हो सकती है या 6 महीने बाद प्रेगनेंसी हो हाँ सकती जी। है, हमने उस चांस को बढ़ा दिया। होगा चांस ही, क्योंकि स्पर्म ने तो अंदर जाकर खुद ही एग के साथ वो करना है, मतलब फर्टिलाइज करना है। जो चीज़ हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे वो तो हम बाहर ही मॉनिटर कर रहे थे। अब होना तो ये नेचुरली है, तो इसमें प्रोसेस भी सारा नेचुरल रहा, लेकिन हमने उसको बढ़ा दिया चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया गया कि हमने स्पर्म को अंदर इंजेक्ट कर दिया। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਤੇ IVF हमेशा ही सक्सेस ਹੁੰਦਾ है? देखो, कई लोगों को लगता है कि हमने तो IVF करा लिया, फेल कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा ही नहीं ठहरा। तो IVF साइकिल्स फेल कर सकती है। IVF कई लोगों को मल्टीपल साइकिल्स, मतलब बार बार कराना पड़ता है। एक साइकिल में नहीं हुआ, सेकंड टाइम ट्राई लिया, थर्ड टाइम ट्राई लिया, ये हो सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे कि किस चीज़ के लिए इनफर्टिलिटी का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है। क्योंकि एक्सेप्ट हमने उस एम्ब्रियो को बाहर बना दिया, बॉडी ने ही एक्सेप्ट करना है उस एम्ब्रियो को। रहना तो उसने उस बच्चेदानी में है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। उस बच्चेदानी को एक्सेप्ट करना है कि वो एक बाहर का जो हमने फॉरेन चीज़ उसमें डाली है। ठीक है, सब कुछ मॉनिटर करके डाला है, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स आएंगे जिसमें जो ये मतलब जिससे ये समझ आएगा कि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? मैंने ये सुना है, लोग आके कहते हैं कि हमें कैंसर हो जाएगा अगर हमने IVF करा लिया। देखिए, जो IVF है उसमें कुछ भी एबनॉर्मल या अननेचुरल नहीं है। जो आपका नॉर्मल बॉडी के हार्मोन्स थे, हमने वो बॉडी का नॉर्मल नहीं साइकिल चल रहा था, तो हमने इंजेक्शन से उसी नॉर्मल चीज़ को क्रिएट किया, उस इन्वायरमेंट को, उस जगह को उतना हार्मोन्स वाला बनाया कि वो बॉडी एक्सेप्ट कर सके बाहर का एम्ब्रियो जो हमने बाहर फर्टिलाइज करके डाला। वो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि समस्याएं नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगी, कि हमने एक सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया तो वो कभी भी नेचुरल जैसा नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर बाद में कोई इम्पैक्ट आएगा उसकी बॉडी पे। ऐसा नहीं है कि कल को उसको कैंसर हो जाएगा या उसको लंबे टाइम तक, उसको 2 साल बाद कुछ हो गया, 4 साल बाद कुछ हो गया, उसको दिल का कोई, दिमाग का कोई दिक्कत आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सब IVF का कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ IVF ਦੇ? बेनिफिट्स हैं, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ IVF ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜੇਰੀਅਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। देखिए, ये क्या होता है ना, लोगों के मन में डर होता है कि हमें 10 साल बाद प्रेगनेंसी आई तो अब हम क्या करें, अब हमारा सिजेरियन कर दो। तो ये
एक डर कह सकते हो आप, इसको हम प्रेशियस प्रेगनेंसी कह देते हैं कि ये बहुत ही मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत ही टाइम बाद ये ऐसा समय आया है कि उनका बच्चा ठहर गया है, 9वें महीने में पहुंच गया है, तो वो सिजेरियन कराना चाहते हैं। लेकिन सिजेरियन आईवीएफ की वजह से कभी नहीं होता। आईवीएफ प्रेगनेंसीज भी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ कराएंगे तो सिजेरियन ही करना है। सिजेरियन और नॉर्मल मदर और बच्चे का बाकी फैक्टर्स देखकर डिसीजन लिया जाएगा। आईवीएफ फैक्टर नहीं है ये डिसीजन लेने का। जो आप बात कर रहे हो ना, वो मैटरनल रिक्वेस्ट की बात हो जाती है Okay. कि मतलब मदर खुद आकर बोलती है, माँ आती है कि नहीं मुझे बहुत डर है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, आप प्लीज़ मेरा सिजेरियन ही कर दो। वो इस टर्म को हम मैटरनल रिक्वेस्ट कहते हैं। ये एक और कारण है कि आजकल सिजेरियंस क्यों बढ़ गए हैं। हाँ जी, हाँ कि जी। पहले लोग बहुत मोटिवेटेड रहते थे, बिल्कुल। हमने नॉर्मल डिलीवरी करानी है। मैं ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ही ना वेख्या हैगा कि आजकल लोग 25 जाते हैं कि हमें डेट दे दो जी, हम मुहूर्त निकाल के लाएंगे, इस दिन की डेट दे दो, हमारा इस समय में बच्चा कर दो। सही। तो वो एक मैटरनल रिक्वेस्ट, एक इंडिकेशन ही बन गया है आजकल ये, कि इस वजह से सिजेरियन हो गया कि माँ ट्रायल ही नहीं चाहती थी नॉर्मल का। कि आजकल हम हर चीज़ का कंसेंट लेते हैं, हमें समझाना है कि दर्दें आएंगी, दर्दों के बाद डिलीवरी होगी, तो अगर वो मना कर देंगे तो हम नहीं ट्रायल दे सकते। तो वो मैटरनल रिक्वेस्ट एक इंडिकेशन ही बन चुका है कि हाँ इस चीज़ के लिए सिजेरियन किया। तो वो आईवीएफ में वो डर, वो मरीज़ का डर भी है कि उसको डर सच में भी होता है, उसका जिसका 10 साल बाद बच्चा हो रहा है उसके मन में डर भी बहुत है। बाकी थोड़ा एक डॉक्टर का मोटिवेशन भी है कि आप नॉर्मल करा सकते हैं, मतलब हो सकता है सब ठीक होगा, उनको थोड़ा समझाया जाए। तो ये आईवीएफ का फैक्टर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन कोई भी माँ को दिक्कत है, बच्चे को दिक्कत है, उसकी ऑल नीचे हो गई है, कोई भी और कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा उल्टा है, पानी कम है, ये सब फैक्टर्स रहेगा सिजेरियन का। ये फैक्टर नहीं रहेगा कि आईवीएफ हुआ था तो सिजेरियन हो गया। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਨਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ਹਨਾ, जी। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? देखो अब ये इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि बच्चा सीधा है या उल्टा है, मतलब ये तो अपने आप ही जो बच्चेदानी है उसके अंदर बच्चा आना है। सीधे का मतलब होता है कि बच्चे का सर नीचे है, सिर नीचे। तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती ओके है। जी। अगर बच्चे के पैर नीचे हैं तो बच्चा अटक सकता है डिलीवरी के दौरान। ऐसा नहीं है कि सारे उल्टे बच्चों का सिजेरियन ही होना है, लेकिन जैसे किसी का पहला बच्चा है तो बहुत हाई रिस्क रहता है इसमें कि पैदा होते समय बच्चे का सर अटक जाए, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आए और बच्चे को कुछ हो जाए। अब पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी, सारे पेशेंट्स ही नॉर्मल होते थे, सिजेरियन होते ही नहीं थे। लेकिन तब हम अगर देखा जाए तो जो माँ है और जो बच्चा है, दोनों में डेथ रेट जो था हाँ जी। वो ज़्यादा था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हमारा डेथ रेट कितना कम आ गया। तो अब का क्या, अब स्लोगन क्या है कि माँ और बच्चा दोनों सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है माँ को नहीं सिर्फ बचाना, बच्चे को नहीं सिर्फ बचाना, दोनों बचने ही बचने हैं। मतलब अब तो ये बहुत ही रेयर है कि आप सुनते हो कि माँ मर गई सिजेरियन के वक्त, बहुत घट सुनिया। बहुत घट है। पहले तो ये बहुत ही कॉमन था। पहले तो इस चीज़ को एक वो लिया जाता था कि प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होनी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ों के फैक्टर्स को हम कंसिडर करके कहेंगे कि अब हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ें ठीक हों। तो इसमें हम जब उल्टा बच्चा होता है उसमें माँ को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसमें बच्चे को खतरा है। तो वो ज़रूरी है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं उस केस में, तो आपको उनको समझाना है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है उस चीज़ का। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਵੀ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਪੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आजकल ये है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि आपको सब बताना है कि क्या है, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और हाँ, उनको मोटिवेट करना है कि अब मतलब ऐसा नहीं है कि डरा ही देना है कि सिजेरियन ही करना है, उनको मोटिवेट करना है कि नॉर्मल हो सकता है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਰਨ ਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੀ। ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? आयरन ये तो आजकल भी गवर्नमेंट की स्कीम अभी भी चल रही है। ठीक है, ये तो देखो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में आयरन कम होना ही होना है, उसका स्टोर्स कम होंगे ही होंगे। अगर उसका क्लिनिकली नहीं कम हुआ तो उसके जो स्टोर्स हैं, उसके जो अंदर की बॉडी का रिजर्व था वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने बच्चे को भी न्यूट्रिशन देना है, तो ये तो कम होगा ही होगा। हाँ। इसलिए हम पेशेंट को सबको ही देते हैं आयरन, फॉलिक एसिड देना ही है। और जो स्कूल, ये आपकी ये हो गई प्रेग्नेंट पेशेंट्स की बात, और स्कूल में भी देते हैं बच्चों के लिए।
ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IVF ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਂਡਾ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਪਰਮ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕਾर्ड रखा जाता है? राइट, इसमें क्या है ना कि हमारी एक ART रेगुलेशंस हैं, तो ये गवर्नमेंट ने तय कर रखी हैं। इसका मतलब प्रॉपर रूल्स के हिसाब से चलता है। अगर कोई भी IVF सेंटर चला रहा है तो वो उन रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो उसमें जो उनका स्टोरेज है वो प्रॉपर है, जो उनकी लैब्स बनी हुई हैं जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो एकदम एक्यूरेटली हो रहा है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। उनके रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, रजिस्टर्स हैं, उनकी मंथली रिपोर्ट सबमिट हो रही है, तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही चल रहा है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾइसेंस भी हॉस्पिटल ਨੂੰ लेना पड़ेगा? हाँ, इसको आपको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए मतलब कि ये करने की, उसका आपका जो सेंटर है वो अप्रूव होगा, जो आपकी गवर्नमेंट है वो उसको चेक करेगी कि आपके सारे अप्रूवल्स मतलब सारी कुछ पूरे होंगे, फिर ही आप ये शुरू कर सकते हैं। ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ अदरवाइज नहीं कर सकते, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ Right. ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ IVF ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ ਵੀ IVF ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ जा सकता है? जैसे क्या है ना, IVF एक लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट गया और मतलब जिसको बच्चा नहीं हो रहा वो दिमाग में यही ठहर के जाए कि जी मेरा तो IVF होना है। कई चीज़ें हैं जो बिना IVF के सिर्फ दवाइयों से ट्रीट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे काफ़ी इलाज हैं जो सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे, IVF पे जाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास OPD में 10 पेशेंट्स आ रहे हैं तो 10 तो कम ही बोल रही हूँ मैं, अगर 100 पेशेंट्स आ रहे हैं तो 100 में से एक ही जना होगा जिसको हम कहेंगे कि नहीं तुम ट्राई मत करो, तुम सीधा IVF के लिए जाओ, ठीक है ना। बाकी 99 पेशेंट का तो हम ऐसे ही इलाज कर देंगे। तो अब उसका इलाज किस तरह से हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि क्या तकलीफ़ है, कि एक तो हम उसका जनरल आधी चीज़ें तो इसी से ठीक हो जाएगी कि हम उसको तसल्ली देंगे, उसका स्ट्रेस कम करेंगे, उसको फर्टाइल पीरियड समझाएंगे कि बच्चा कब हो सकता है। दूसरी तरफ आ जाएगी उसकी कोई बीमारियां हैं कि उसको कोई हार्मोनल दिक्कत है, उसकी साइकिल्स इरेगुलर है, या किसी को पीरियड आ ही नहीं रहा है, महीना ही नहीं आ रहा है, तो महीने ला के उसका अंडा बनाने की सिर्फ दवाइयों से भी अंडा बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सीधा IVF ही कराना पड़ेगा अगर किसी का एग नहीं बन रहा, तो उसको हम हार्मोन्स के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज किया जा सकता है। ਹਾਂ ਮੈਮ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? देखो क्या है, बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के, ऐसे तो और भी हैं लेकिन हम बिल्कुल बेसिक बात करें तो ये 2 हार्मोन्स है जिससे आपको महीने महीने आपका जो एक भी कोई भी फीमेल है उसको पीरियड्स आ रहे हैं, वो इन 2 हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। अब कभी कभार क्या होगा कि आपको कोई बुखार चढ़ गया, इन्फेक्शन हो गई, कोई आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली कुछ दिनों, आपने कुछ दिनों बाहर का खा लिया, या कोई आपकी लाइफ में एकदम से स्ट्रेस हो गया, किसी के घर में कोई मर गया, कोई मतलब भारी झटका लग गया दिमाग से, उसको स्ट्रेस हो गया, तो इन सब चीज़ों से आपके जो पीरियड्स हैं वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए अब हमने वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करना है कि वो बिल्कुल सही हो जाएं, तो वो हम उसको एक्सटर्नली दे देते हैं, बॉडी को सपोर्ट दे देते हैं। वो हार्मोन्स होते हैं जो दिए जाते हैं। अब जो अब हार्मोन्स हैं वो ऐसा भी नहीं है कि दे दिए तो अब ले ही जा रहा है पेशेंट, सालों साल चली जा रही है, ऐसी दवाई नहीं है कि सालों साल चलानी है। अगर ये दवाई आप शुरू कर रहे हो तो आपको एक डॉक्टर का गाइडेंस के अंडर ही शुरू करना है, ताकि हम मॉनिटर कर सके कि कितने महीने देनी है, 1 महीने 2 महीने, कितने टाइम तक देना है। और कभी कभार क्या होता है ना, कुछ पेशेंट्स आते हैं, ये मालाएन दवाई बहुत कॉमन है, ये भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ही हार्मोन्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो लोग ये यूज़ कर रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती जब वो प्रेगनेंसी रोकने की दवा है, दवाई ले रहे हो। हाँ, तो ये मतलब ये थोड़ा आप वो है कि इलिटरेसी कह सकते हैं हम, कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इतना ये चीज़ पता होनी चाहिए, या वो एटलीस्ट हमारे पास आए कि हम उनको ये समझा सकें कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हार्मोन्स की रिलेटेड कि लोग वो ना ले, मतलब बिल्कुल दिखाए बिना ना लेते रहे।
लेते ना चले जाएं। डॉक्टर ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਰਮੋਨਸ गाइडेंस नहीं के लेना बिना चाहिए नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। क्योंकि एक्सेस होता है इनके एक्सेस के नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकता है कि कितने लंबे समय तक चल रहे हैं, कि क्या कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, तो ये इस चीज़ का इलाज ज़रूरी है। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये है कि अगर चलते ही रहेंगे तो वो बच्चा कैसे कर पाएंगे। अच्छा, फिर तो वही हमें उसको मॉनिटर करना है ना, अगर दे रहे हैं हम तो हम कंट्रोल्ड वे में हार्मोन्स देंगे। और कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे हार्मोनल वेरिएशन, जैसे थायराइड एक हार्मोन है कि थायराइड है उनको उनको पता ही नहीं होता है, वो बस ये सोचते रहते हैं हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स नहीं आ रहे। वो हो सकता है कि सिर्फ एक छोटी सी बीमारी हो, उनको थायराइड की वजह से नहीं आ रहे, हमने उनका थायराइड ठीक करा, उनका ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, वो प्रेगनेंसी भी हो गई। तो मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रीट की जा सकती हैं सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ आपका नॉलेज से। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ IVF पे ही वो करेगी ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ IVF ਨਾਲ ਨਹੀਂ जोड़ना चाहिए ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ भी बच्चा बड़े इलाज नहीं हो रहा का लास्ट ऑप्शन है कि अब हमने IVF करा लिया, IVF करो। कि वो लास्ट रिजॉर्ट है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अदरवाइज़ ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होगा। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ, PCOS ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, PCOS ਦੀ Right. ਹਨਾ ਮੈਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? अब बिल्कुल PCOS तो PCOS का इलाज भी हो सकता है, और PCO की वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। अब क्या है ना, PCOS बहुत कॉमन है। अगर हमारे पास 5 पेशेंट्स OPD में आ रहे हैं, 3 को PCOS है, ठीक है, किसी को पता चल जाता है उसको है, किसी को नहीं चलता, कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें PCOS आ जाता है, तो वो हमारे पास आती है कि ये क्या है, ये स्कैन में आ गया, अब कोई इलाज दो। तो ज़रूरी भी नहीं है कि हर पेशेंट PCOS को इलाज देना ही पड़े, ठीक है। और और कुछ को जिसको है और जिस उस वजह से बच्चा नहीं हो रहा, फिर उसका इलाज लेना ज़रूरी भी है। अगर एक अनमैरिड लड़की आती है जिसको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, उसने पेट में दर्द हुई, उसने स्कैन कराया, उसमें आ गया PCOS, वो आ गई कि मेरा तो इलाज करो, मेरे को PCOS है, इसको ठीक करो, या 3 महीने बाद फिर से स्कैन करा के आ गई, मेरा PCOS तो गया ही नहीं। हाँ जी, ठीक है ना, तो ये ऐसा ट्रीटेबल नहीं है। अब उसको जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो उसको इलाज की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ के लिए। ये नॉर्मल भी हो सकता है मैम? हो सकता है, इसके ना अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि हम उसको हार्मोन्स पे डाल दें कि लोग साल 2 साल अनमैरिड लड़कियां हार्मोन्स लिए जा रही है, इतना लंबे ड्यूरेशन तक हम उनको हार्मोन्स नहीं देंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि अगर शादी हो गई, उसको बच्चा नहीं ठहर रहा, उसको महीना टाइम पे नहीं आ रहा, तब हमने उसको रेगुलाइज करना है और उसको हमने दवाइयाँ देनी है जिससे कि वो बच्चा ठहर सके। ठीक है। तो मैम इलाज जे घरे इलाज की कर सकते हैं? सबसे आसान PCOS का इलाज है कि अपना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है मोटापे में। लोग कहते हैं मुझे PCOS है इसलिए हम मोटे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका इलाज भी मोटापा कम करना ही है। मोटापा बच्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ प्रॉब्लम करता है, बच्चा ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ भी? हाँ, मोटापा से अगर हम मतलब मोटापा है ना, आप लगा लीजिए कि अगर एक पेशेंट ने अपना वेट लॉस कर लिया, कि उसका वज़न वो कम कर पाई, 30% चांस है कि उसका अंडा अपने आप बनने लग जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा परसेंट। यहाँ हम 1% को काउंट करते हैं कि 1% चांस ज़्यादा है का मतलब ओके गुड चांस। तो ऐसे हम इनफर्टिलिटी में जिसकी 0 होप है, जिसको होप ही नहीं है बच्चा होने की, उसके लिए 30% तो बहुत होप है। बिल्कुल। तो इसलिए जितने भी पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं जिसको ओबेसिटी होती है, उसको हम सबसे पहले कहते हैं कि 3 महीने लो, वज़न कम करो सबसे पहले। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 5% ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ डॉक्टर। नहीं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सबसे ज़्यादा अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको कम करना, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब चीज़ों से बहुत बीमारियां जो हैं वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है मैम। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇਕਰ IVF ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? देखिए, एक तो है कि IVF से डरना नहीं है, ठीक है, ये एक होप है कि जिसका बच्चा नहीं हो पा रहा था वो भी बच्चा वो भी कर पाए, ठीक है। ये एक बहुत ही मेडिकल साइंस का एडवांस है, जिस वजह से एक होप आ गई है पेशेंट में, जिसका 10 साल से बच्चा नहीं, आज वो भी हॉस्पिटल जाता है कि मेरा बच्चा हो सकता है, क्या मैं IVF करा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सब इस बात से डर के घर मत बैठो,
कि हाय हम डॉक्टर पास जाएंगे तो वो आईवीएफ ही कर देंगे। अगर इलाज हो जाएगा तो कोई भी आपको आईवीएफ के लिए नहीं भेजेगा। पहली कोशिश इलाज है, वो आखिरी ऑप्शन है कि आईवीएफ करना है। पहली ऑप्शन ये है कि हम आपका बच्चा कर सकें। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, हमने खाना पीना अच्छा है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। ये फ़ोन जो हम इतना चला रहे हैं थोड़ा वो कम करना है, बाहर का खाना पीना कम करना है, ठीक है। फल हो गया, अच्छी हरी सब्जियां खानी है। ये सब चीज़ों से इतना लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा कि उनको ये स्टेट तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर घर बैठे 50% पेशेंट ठीक ही हो गए कि हमें कॉम्प्लिकेशन ही नहीं आ रही, बच्चा ही ठहर गया, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई है ही नहीं, अच्छा ही है। ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ हाँ, कि प्रेगनेंसी अपनी प्लान कीजिए, मतलब ऐसे अनप्लान्ड भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अपनी प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। अब अगर प्रेगनेंसी करनी है तो पता होना चाहिए प्रेगनेंसी कब हो सकती है, कैसे हो सकती है। नहीं करनी तो उसका भी इलाज पता होना चाहिए, करनी है तो उसका भी इलाज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पास हर बार जाना ही है कि जी हमें ट्रीटमेंट दो, लेकिन जाके डॉक्टर भी यही कहेगा कि हम आपको बस ये समझाएंगे कि कब प्रेगनेंसी हो सकती है, कब कोशिश करनी है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक मल्टीविटामिन देंगे, फॉलिक एसिड, हाँ जी। कि आप फॉलिक एसिड शुरू करिए, क्योंकि वो भी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। अगर कोई भी कंसीव करना चाहता है तो उसको फॉलिक एसिड शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जनरली हम इसको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं, कि अगर बच्चा होने से पहले जो आजकल पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम प्रिपेयर्ड होने चाहिए, हमें करना क्या है। बिल्कुल तो ये चीज़ आप आइए और शुरू करिए पहले ही टाइम से, टाइम से ते आपका इलाज करवा के तब ते इलाज कराइए। क्या पता इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके नेक्स्ट विजिट में आप आएंगे तो खुद ही प्रेगनेंसी हो चुकी है, नहीं बिल्कुल राइट। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सबको इलाज की ज़रूरत पड़े, सब आईवीएफ पे एंड करे, ऐसा नहीं होगा। ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪੁਰ ਗਰਗ ਲੋਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ IVF ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਝਾਵਾਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IVF ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।